देखिए, अब हम लोग कुछ मार्केट के बारे में और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अभी हमारे पास इतना ही कॉन्सेप्ट पता है हमको कि एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में कितने लोग होते हैं, एक बार हम उसको गौर करके देखते हैं। एक हमारे पास होता है डेरिवेटिव मार्केट, एक को बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, सट्टा बाजार, पूर्णतः सट्टा बाजार बोलते हैं डेरिवेटिव को। ठीक है। एक होता है मनी मार्केट, जिस पे हमने डिस्कशन किया था। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मार्केट लिक्विडिटी के लिए लोग मनी मार्केट में खेलते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है पूर्णतः क्या, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा लगाना, सट्टा बाजार। ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट का मतलब होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर में जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं निवेश। ठीक है। एक कंपनी कभी कभी मालिकाना हक तो नहीं बेचती, शेयर नहीं बेचती, लेकिन कंपनी लोन के तरीके से पैसे लेती है, उसे हम बोलते हैं डेट मार्केट। क्या बोलते हैं, डेट मार्केट। तो डेट मार्केट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने ऋण पत्र इशू करती है, इसे हम ऋण पत्र बोलते हैं। ये होते हैं एक तरीके से लोन। इसमें कंपनी आपको आपका पैसा तो वापस करेगी करेगी, प्लस आपको इसमें इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट प्लस आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आपको हिस्सेदारी मिलती है, कंपनी की तरफ से परसेंटेज हिस्सा मिलता है, प्लस कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा, प्लस आपने जो शेयर खरीदा है हो सकता है उस पर कैपिटल गेन हो। कैपिटल गेन का मतलब जितने में आपने खरीदा है उससे महंगे पे आप उसको बेचें। तो पूरी मार्केट हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी पूरी मार्केट को हम बोलते हैं एक तरीके से, ये सारे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। तो इस पूरी मार्केट में लोग किसी भी तरीके से अपना पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, चाहे आप डेट मार्केट में लगाइए, चाहे आप मनी मार्केट में लगाइए, इक्विटी मार्केट में लगाइए, या डेरिवेटिव मार्केट में लगाइए, इन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, जहां या तो हम पैसे अरेंज करते हैं या हम डेट अरेंज करते हैं, लोन अरेंज करते हैं। कंपनियां इस तरीके से अपने पैसों का अरेंजमेंट करती है। ठीक है, क्लियर। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म है हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर बाजार, शेयर मार्केट, है ना। एक्सचेंज का मतलब लेना देना, उसको कंट्रोल करना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, एक बोर्ड बनाया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सेबी। ठीक है। अब हम दो चीजें फिर समझते हैं। मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड चलते हैं, मार्केट में दो तरीके से फेज होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बियर। एक होता है बुल का फेज और एक होता है बियर का फेज। बुल का मतलब क्या होता है, ऐसा फेज, ऐसा मार्केट का दौर जब शेयर प्राइस बढ़ रहे होते हैं लगातार, तो ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी का प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो जब किसी कंपनी का प्राइस ऊपर बढ़ता है ना, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी ऑफ अ कंपनी इज ग्रोइंग अप इज कॉल्ड बुल मार्केट। इसे हम क्या बोलते हैं, बुल मार्केट, यानी बढ़ता हुआ शेयर। बियर को हम उल्टा बोलते हैं, बियर इसी को रिवर्स होता है, जब मार्केट में किसी कंपनी के प्राइस अच्छे खासे थे लेकिन पता नहीं क्या हो गया और वो लगातार क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बियर मार्केट। ये लगातार क्या हो रहा है, गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड बियर मार्केट। अब कैसे हमें पता बुल है या बियर है, बुल और बियर का मतलब होता है कांस्टेंट इंक्रीजिंग, कांस्टेंट इंक्रीजिंग ये बुल है, और कांस्टेंट डिक्रीजिंग ये बियर है। अब किसी भी प्राइस को मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई पे डिसाइड किया जाता है। किसी भी कंपनी का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, उसकी डिमांड और उसकी प्राइस, है ना। तो प्राइस तभी बढ़ता है किसी चीज का जब उसके डिमांड ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा ग्राहक आएंगे तो कंपनी अपने शेयर का प्राइस गिरा देती है। और जब लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के सेल धड़ाधड़ सेल करते हैं, है ना, तो प्राइस घट जाता है। या ऐसे बोल दें किसी कंपनी के शेयर की डिमांड घट जाती है, तो उसकी मार्केट में क्या हो जाती है, बियर मार्केट की फेज आ जाती है, लोग उससे पैसा लगा के विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो जब अब लोग अपने पैसों को इनकैश कराते हैं, मतलब अपने पैसे मार्केट से हटा लेते हैं, तो उस कंपनी के शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं। और जहां लोग उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट
होता है और उसमें पैसा लगाना शुरू करते हो, जैसे जैसे पैसा लगाएंगे वैसे वैसे शेयर मार्केट क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, उसके लिए बुल का इशारा होगा। जैसे आज के टाइम में मैंने बताया था कोविड के बाद हमारी शेयर मार्केट 2021 में बुल मार्केट है, निफ्टी जो है बढ़ता जा रहा है, मैंने आपको चार्ट दिखाया था ना। तो बुल मार्केट फेज में है। बियर कब थी, जब स्टार्टिंग फेज ऑफ कोरोना था, यानी मार्च 2020 के बाद लगातार अगस्त सितंबर तक मार्केट कैसी थी, बियर मार्केट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, बुल और एक बियर। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री ड्राइवर्स। क्या मैंने बताया, इंडस्ट्री ड्राइवर्स, ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में दो फेज आती हैं, या तो बुल या बियर, या तो मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है लगातार या घट रहा होता है। तो हमने बड़ी आसानी से बोल दिया प्राइस घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या प्राइस का बढ़ना या घटना किसी एक चीज पे डिपेंड है, या कई ऐसे कारण होते हैं जिससे प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना। अगर सिर्फ एक ही कारण होता तो पूरी दुनिया उसी कारण पे काम करती, लेकिन शेयर मार्केट किसी एक चीज पे नहीं चलती। मैं बताया ना, नॉलेज लेनी पड़ती है कई चीजों की, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी कंपनी की, आप खुद बताओ, सेल अच्छी खासी हो रही है, उसका प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से अच्छा है और बाकी कंपनियां नहीं बना पाती, तो उसका शेयर मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट न्यू है, उसकी डिमांड बहुत है, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, अगर आपके प्रोडक्ट में जो कहते हैं उसको टीआरपी है, बिल्कुल डिफरेंट है ना, टीआरपी बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो उसमें आपका प्रोडक्ट कोई सेल हो या ना हो, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इस तरीके से आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहेंगे। एक हमारे पास फैक्टर होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जिस बिजनेस में पैसा लगाया है वहां से आप कितने कमा लेते हैं, इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब लगाना। अगर मैं किसी बिजनेस में 100 रुपए लगा के 10 रुपए कमाता हूं हर महीना, इसका मतलब मेरी मंथली रिटर्न कितनी है, 10%। इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन एक मेरा ही फ्रेंड है, सेम बिजनेस में काम करता है, 100 रुपए लगाता है, 20 रुपए कमाता है पर मंथ, उसकी रिटर्न कितनी है, 20%। तो पढ़ा लिखा इन्वेस्टर तो इसकी कंपनी में निवेश करेगा ना, मेरे में क्यों करेगा, है ना। जो पढ़े लिखे इन्वेस्टर होंगे वो ये देखेंगे कि यार ये 100 रुपए लगा के 10 कमा रहा है, ये 100 रुपए लगा के 20 कमा रहा है, तो हम तो इससे कमा पाएंगे ना, सेकंड वाले से, ये हमें ज़्यादा दे पाएगा। तो इस तरीके से लोग पैसा लगाते हैं। तो जिस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, उसका क्या माना जाएगा, बुल फेज माना जाएगा, और उसमें बहुत लोग पैसा लगाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट एक फैक्टर होता है, जिस मार्केट में आप काम करते हैं वहाँ कंपटीशन कितना है। क्या, कंपटीशन कितना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, समझ लीजिए स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट के टीचर्स कम हैं, स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स कम हैं, स्टॉक मार्केट में लोग नहीं आना चाहते, तो मेरे यहाँ पे कंपटीशन कम है, मेरे यहाँ पे कंपटीशन कम है। तो मैं जितना भी प्राइस चार्ज करूंगा, अपनी फीस जितनी भी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा क्या नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो जब हमारे पास कंपटीशन कम होता है तो हम अच्छा खासा प्राइस चार्ज करते हैं और हम अच्छा खासा कमाते हैं। तो इस तरीके से हमारा शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। क्लियर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री ड्राइवर्स, यानी इंडस्ट्री को कौन कौन से फैक्टर घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है टेक्नोलॉजी, जो आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टेक्नोलॉजी। अब कोविड 19 के बाद तो जिस कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया होगा, है ना, ऑनलाइन काम सिस्टम नहीं स्टार्ट किया होगा, तो उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो सारी कंपनियों को क्या अडॉप्ट करने पड़ेगा, आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि हम अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकें। एक बनिया नहीं कमा पा रहा जितनी मेहनत करता है, लेकिन अमेजॉन कंपनी क्या कर रही है, कमा रही है। अमेजॉन का बिजनेस आईटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। एक आम रिक्शा ड्राइवर नहीं कमा पा रहा जितना ओला उबर कमा रहे हैं, क्योंकि ओला उबर किस पे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, है ना। आप घर बैठे कहीं से गाड़ी बुक कर लेते हैं, तो उससे क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी हर बिजनेस को आगे बढ़ाती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है टैक्सेशन। जिस बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जिस बिजनेस को गवर्नमेंट चाहती है आप करो और बढ़ावा देती है, उस पे सब्सिडी देती है। क्या देती है,
सब्सिडी यानी टैक्स ना लगाने की जगह आपको अनुदान राशि मिलती है, तो उससे आपका बिजनेस प्रमोट होगा और आप पे टैक्स भी कम लगेगा, आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाएंगे। ठीक है। एक होता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कहती है, तो गवर्नमेंट कहती है आप जितना ज्यादा विदेशों में व्यापार करोगे, मतलब विदेशों में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचोगे, हम आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। यानी गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट हमें कम करना पड़े, बाहर से इंडिया में कम लाना पड़े या ना लाना पड़े, हम बाहर इंडिया से दें। तो एक्सपोर्ट को हर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, और अगर हम ऐसे बिजनेस में जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगी और हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है ना। क्लियर। तो ये कुछ इंडस्ट्री ड्राइवर्स हैं, इतने ही नहीं है, ये सिर्फ इतने नहीं है, इतने कुछ इंडस्ट्री ड्राइवर्स। अब इसमें तो होना चाहे 15-20 और जुड़ जाएंगे, तो ये तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया कि सेल की बात करें, रिटर्न की बात करें, कंपटीशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, टैक्स सिस्टम की बात करें, एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट का क्या रवैया है उसकी बात करें, तो इन सब से हमारे शेयर मार्केट पे फर्क पड़ता है। राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या प्राइस लाइफ साइकिल। ये हर चीज़ों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से कंपनी आती है मार्केट में, ग्रोथ करती है और चली जाती है। ये सब पे एप्लीकेबल है, कोई कितना भी अच्छा हो वो इसी फेज से गुजरता है और उसको इसी फेज में कहीं ना कहीं टिकना पड़ता है। आप देखिए ये क्या कहता है फेज। फेज का मतलब है जैसे ये सब पे एप्लीकेबल है, इवन इंसान पे भी एप्लीकेबल है ना, इंसान पे, गुड्स पे, सब पे एप्लीकेबल है। इसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। हम जब कंपनी में शुरू शुरू आते हैं, जब शुरू शुरू एंट्री करते हैं, तो एक हमारा अर्ली फेज होता है। क्या बोलते हैं हम? अर्ली फेज और एंट्री फेज। अर्ली फेज बोल दो या एंट्री फेज बोल दो। जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी होती है, हम लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। उस दिन रात मेहनत करने का नतीजा क्या होता है कि हम लोग बहुत ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ। तो दूसरी फेज क्या होती है? ग्रोथ फेज। दूसरा क्या होता है? ग्रोथ। पहले अर्ली फेज था, फिर हमारे पास ग्रोथ फेज आ गई। लेकिन उस ग्रोथ में हम करते 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 एक लेवल पे ऐसे आते हैं कि फिर हम वहां पे मेच्योर हो जाते हैं। इसे बोलते हैं मेच्योरिटी फेज। मतलब उसके बाद हम एक पूर्णता अपना एक टारगेट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद से हमें नीचे ही जाना पड़ता है। नीचे जाना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। अब आप बोलोगे सर नीचे क्यों जाना पड़ता है? जब आप यहाँ पे नए थे तो आपने अर्ली फेज में कमाया, ग्रोथ फेज में कमाया। अब जब यहाँ पे आप आओगे तो दूसरे लोग भी तो एंट्री करेंगे, कि या आप ही हमेशा रहोगे? समझ रहे हो आप? जैसे आज मैं आपको शेयर मार्केट पढ़ा रहा हूँ, शेयर मार्केट के पूरे इंडिया में मान लीजिए 50 टीचर है, तो जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा 10-15 साल में, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी तो पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उसके लिए अर्ली फेज जाएगा, फिर वो कमाएंगे बढ़िया। तो हर प्रोडक्ट का, हर प्राइस का एक क्या होता है, मार्केट फेज होता है, मेच्योरिटी फेज होता है। उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता है, उसे डिक्लाइन फेज बोलते हैं। है ना। तो जो कंपनियां पैसा कमाती हैं वो ग्रोथ फेज में खूब कमाती है। जैसे कोविड 19 के टाइम में उन कंपनियों ने खूब कमाया जो किस पे काम करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग काम करते थे। किस चीज़ का? फार्मा कंपनियों को, दवाई बनाने वाली कंपनियों ने, मास्क, सैनिटाइजर, है ना, इस प्रकार की कंपनियों ने, क्योंकि उनका वो ग्रोथ फेज था। लेकिन जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, महामारी, तो उनका मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा, तो उसके बाद थोड़ी ना कोई कोरोना की दवाइयाँ लेगा, वैक्सीन लेगा, हॉस्पिटलाइज होगा, तो उनका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन फेज शुरू हो जाएगा। फिर कोई बीमारी आएगी उसका। इस तरीके से हर बीमारी का, हर समस्या का, हर प्राइस का, लाइफ साइकिल का, ये 4 फेज होते हैं हमारे पास। एक अर्ली फेज, इसे एंट्री फेज बोल सकते हैं। ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल, उसके बाद गिरना, डिक्लाइन फेज। तो ये अगर हमें इस चीज का पता है, क्या, कि ये जो कंपनी है जिस पे हम पैसा निवेश कर रहे हैं वो किस फेज में है, तो हमें इसमें दिक्कत नहीं होगी, हमें पैसा मिलेगा या गिरेगा। हमेशा अर्ली फेज में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हर जो एंट्री कर रहा होता है वो नई ताकत लेके आता है, नई ऊर्जा लेके आता है, नया मैनेजमेंट लेके आता है और पैसा कमाना चाहता है। अगर आपने यहाँ पैसे लगा दिए इस फेज में, तो आप यहाँ खूब कमा लोगे, क्योंकि यहाँ पे वो भी मेहनत करेगा। लेकिन गलती से हम क्या करते हैं, हम मक्खन चीजों को ढूंढते हैं कि आज कौन सी टॉप में है। तो अगर आप टॉप कंपनी में लगा रहे हो तो उसका तो मेच्योरिटी फेज है, तो गिरने की शुरुआत है ना। तो हमेशा क्या होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। सस्ता खरीदो महंगा बेचो, तो सस्ता मिलेगा अर्ली फेज में, महंगा मिलेगा मेच्योरिटी फेज में, ग्रोथ में भी महंगा मिलेगा।
अगर आप महंगा खरीद रहे हो और उसके और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपको गलत हो जाए। मैच्योरिटी के बाद हमेशा प्राइस क्या होता है, गिरने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काम आता है, इसे भी हम एनालिसिस का पार्ट बोलते हैं। लेकिन इस चीज से क्या होगा, हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो इसी फेज को अगर मैं डिक्लाइन, इसी को एक सेंटेंस में बोलूं तो इन्वेस्ट हमें कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्ट हमें कहाँ करना चाहिए, यहाँ तक के पार्ट में, यहाँ तक के पार्ट में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, पैसा लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू होगा, है ना, यहाँ प्राइस बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ से आप गेट आउट हो लीजिए, बाहर कर लीजिए। आपने यहाँ पैसा लगाया और इस फेज के पहले आप निकल जाइए। यहाँ शेयर को बाई नहीं करना, खरीदना नहीं है कि उसके बाद गिरने का सिलसिला शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। अब डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन, शेयर प्राइस गिर रहे हैं, तो आपको डिक्लाइन में तो खरीदना है ही नहीं ना, इस कंपनी के शेयर को रखे रहना है। तुरंत सेल करो और भागो, तुरंत सेल करो भागो, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट कर दिया। मैंने बताया था ना अपना एग्जांपल एक कंपनी का, एग्रोफोस का, मैंने उसकी मैच्योरिटी लेवल में नहीं सेल किया तो आज भुगत रहा हूं उसका प्राइस डिक्लाइन फेज में। कहाँ 180 रुपए, कहाँ आज 16 रुपए। तो 150 60 में मुझे सेल कर देना चाहिए। अब वो मैच्योरिटी अचीव कर चुका, अब ये डिक्लाइन फेज में है, दोबारा से अब अर्ली फेज में आएगा तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ना। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। क्लियर? अब देखो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। एक को बोलते हैं हेज और एक को बोलते हैं आर्बिट्राज। एक को बोलते हैं हेज और एक को बोलते हैं आर्बिट्राज। ठीक है, हेज का मतलब क्या होता है, देखिए, हेज का मतलब होता है अपने आप को सेव करना, इसे बोलते हैं हेज। आर्बिट्राज का मतलब होता है, आर्बिट्राज का मतलब होता है जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है उससे हम थोड़ा सा बचना चाहते हैं। पहले दोनों का एग्जांपल लेके चलते हैं, समझ में आ जाएगा हेज कैसे करते हैं लोग। देखो, हेज मतलब ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन से लोन लिया और वो पर्सन रहता है यूएसए में, अमेरिका में रहता है। उससे आपने $1000 का लोन लिया। $1000 जब लिया तो मान लीजिए जिस दिन लिया उस दिन तारीख थी 1 अक्टूबर 2021 और उस तारीख में $1 की वैल्यू थी 70 रुपए। मतलब आपने 70,000 रुपए का उससे क्या लिया, लोन लिया। इसको आप उसको रीपे करोगे 1 साल बाद, 1/10/2022, तो उस टाइम दोगे तो एक ही $1000, लेकिन उस टाइम डॉलर 70 रुपए का थोड़ी ना होगा, डॉलर तो घटता बढ़ता रहता है ना। हो सकता है उस टाइम डॉलर 70 ही रहे, या 75 हो जाए, या 65 हो जाए। तो मुझे 70 और 65 पे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत कहाँ है, 75 में, क्योंकि 70 में ली हुई चीज 75 में वापस करूंगा तो महंगा पड़ रहा है। प्लस बीच में ब्याज भी तो दोगे, लोन में तो ब्याज देना पड़ता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, 75 का रिस्क को कम करने के लिए हम बैंक से एग्रीमेंट कर लेते हैं, बैंक से एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे हम फ्यूचर में बच जाते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट से। थोड़े बहुत पैसे हम बैंक को देते हैं, ज्यादा नुकसान से बच जाते हैं। ऐसे नुकसान से बचने को, अपने आप को सेव करने को हम क्या बोलते हैं, हेज। क्या बोलते हैं, अपने आप को हेज करना। ठीक है। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, एक जगह से नुकसान होगा दूसरी जगह से हम फायदा कमा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यूएस से लिया लोन, ठीक है, और इंडिया में किसी आदमी को दिया लोन, यहाँ किसी को एडवांस दिया, ठीक है, यूएस वाले को लोन दिया, इंडिया वाले को एडवांस दिया। अब दोनों जगह हमारे पास रिस्क क्या है, अगर लोन लिया है तो महंगा ना देना पड़े, और इंडिया में रिस्क क्या है, लोन दिया है तो हमें ज़्यादा पैसे उससे चाहिए, चाहिए कम नहीं चाहिए। तो जब हम आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, एक जगह से फायदा कमाने के लिए दूसरे जगह हम एक और रिस्क ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्बिट्राज करना। या एक जगह जब नुकसान होने की संभावना है तो हमने दूसरी जगह, दूसरी मार्केट में फायदा कमाने के लिए भी लगा दिया, उसे हम बोलते हैं आर्बिट्राज करना। यहाँ पे जब हम हेज कर रहे थे तो हेज किसी के माध्यम से कर रहे थे, बैंक के माध्यम से, लेकिन यहाँ आप 2 कदम एक साथ बढ़ा रहे हैं। जैसे आर्बिट्राज एक और क्या हो सकता है, आर्बिट्राज एक ये हो सकता है कि मैंने यूएस में, यूएस के बैंक से क्या ले लिया, लोन, और इसी तरीके से एक जापानीज बैंक में क्या कर लिया,
निवेश इन्वेस्ट कर लिया। अब मैं आशा करूंगा कि डॉलर का प्राइस गिरे ताकि मुझे लोन कम चुकाना पड़े और जापान की करेंसी का प्राइस बढ़े ताकि मुझे वहां से ज़्यादा पैसे आएँ। तो हम जब 2 कदम एक साथ उठाते हैं तो इसे हम बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है? और इन दोनों को मार्केट में बोला जाता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है यहाँ पे आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, एक साथ 2 काम कर रहे हैं, ताकि जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, कोई अपने पैसे पर्स में डालता है, ठीक है ना? पर्स में जितने उसके पास नगद हैं, 1000 रुपए, 1500 रुपए नगद, जितना भी रखना है, 2000 रुपए, वो सारे पैसे कहाँ रखता है? वॉलेट में। और वॉलेट वो अपने पॉकेट में डाल लेता है। अब आप बताइए, अगर उसका वॉलेट चोरी हो गया तो सारे पैसे गए या कुछ बचेंगे? सारे चले गए ना। तो गलत किया ना उस आदमी ने। जब आपने सारे नगद वॉलेट में रख लिए और वॉलेट गिर गया, खो गया, चोरी हो गया, तब तो आपके पास पैसे ही नहीं बचे, फिर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा ना कर लूं, वॉलेट को जेब में रख लूं, ठीक है, पॉकेट में, 2000 रुपए में इसमें से 1500 वॉलेट में रहने दूं, अब 500 रुपए मैं मोबाइल के कवर के अंदर रख लेता हूं। अब बताइए, अगर वॉलेट चोरी हुआ तो मोबाइल में 500 रुपये, घर तो पहुंच जाऊंगा। और अगर मोबाइल चोरी हो गया तो पर्स में पैसे हैं तो भी घर पहुंच जाऊंगा, है ना? ये क्या किया आपने? ये आर्बिट्राज किया है। क्या किया है? आर्बिट्राज किया है, ठीक है? ठीक है, तो इसे हम आर्बिट्राज बोलते हैं। और हेज क्या होता है? मैंने पर्स में पैसे रखे, 500 रुपये पॉकेट में रख लिए, जेब में, और इस पर्स को रख लिया कहाँ पे? बैग के अंदर। अब मैं सुरक्षित ही कर रहा हूं दोनों एंगल से। एक तो चोरी ना हो, और पैसे की चोरी हो तो जेब में 500 जेब से निकल जाए, पर्स से ना निकले, पर्स में सारे पैसे है ही नहीं, हर तरफ से। इसे बोलते हैं हेजिंग करना, ठीक है जी? क्लियर? देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। मार्जिन का मतलब क्या है? पहली बात तो ये मार्जिन मिलती है आपको सिर्फ MIS ऑर्डर में, CNC में नहीं मिलता। यानी अगर आप कैश एंड कैरी करते हैं, जितना पैसा लगाना चाहते हैं उतना पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी का प्राइस 100 रुपए है और उसके आप 1000 शेयर लेना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए जमा करने हैं, तो 1 लाख आपके डीमैट में होने चाहिए, तब आप इस कंपनी के शेयर खरीद पाओगे, ठीक है ना? यहाँ मार्जिन का मतलब नहीं है, मार्जिन का मतलब सिर्फ MIS में। और वो क्या है? हर ब्रोकर हर स्टॉक पे मार्जिन देता है। अब मार्जिन क्या है? परसेंटेज के हिसाब देता है। परसेंटेज के हिसाब कैसे देता है? जैसे मान लीजिए आपके खाते में सिर्फ 5000 रुपए हैं, आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। आप किसी कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपए है और आपको 50 शेयर खरीदने हैं, तो यहाँ 5000 रुपए की जरूरत नहीं है। मतलब MIS में जब हम 100 रुपए का शेयर 50 शेयर खरीद रहे हैं तो 5000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मार्जिन आपको वो अलग से दे देगा। समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेडिंग लाखों रुपए की कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? ट्रेडिंग लाखों रुपए की कर लेते हैं विदाउट होल्डिंग 5000, विदाउट होल्डिंग लैक्स ऑफ रुपी। 1 लाख ना होने के बावजूद भी हम 1 लाख का ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड मैंने बोला है, खरीद नहीं लेते, हम 1 लाख का ट्रेड कर लेते हैं। तो ये 5000 पॉकेट में है, 1 लाख का ट्रेड कर लिया तो 95,000 का क्या मिला मुझे? मार्जिन मिला, है ना? तो ये अलग अलग ट्रेड पे होता है। जब आप हार जाओगे गेम, जब हार जाओगे तो कटेगा क्या आपका? 5000 से ही कटेगा, लाख से 95,000 से मतलब नहीं है। 95,000 तक वो आपको ट्रेड करने के लिए मार्जिन दे रहा है आपका ब्रोकर, ठीक है? तो इंट्राडे में हमारे पास होते 5000 हैं, लेकिन एक्चुअल शेयर प्राइस से हम उतने अमाउंट से कैलकुलेट नहीं होता, उससे ज़्यादा का मार्जिन मिल जाता है। इसी तरीके से मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस का मतलब, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो मिनिमम मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, तब आपको ये मार्जिन मिलता है। ऐसा थोड़ी ना है आपके पास 10 रुपए हैं, आप 1 लाख का शेयर कर दो। ये 10 रुपए कितने होने चाहिए मिनिमम? 5000, 1000, 10,000, ये आपका ब्रोकर बताएगा।
यानी मिनिमम मार्जिन आप मेंटेन कर लीजिए, वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देगा, आपको ज्यादा ट्रेड करने की फैसिलिटी देगा, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो एक हुआ हमारे पास मिनिमम मार्जिन जिसमें हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बिना ट्रेड वो देगा ही नहीं। और एक होगा हमारे पास क्या, ट्रेड मार्जिन। ट्रेड मार्जिन मतलब 1 लाख की वस्तु मैं खरीद लूंगा 1 लाख रुपए होने के ना होने के बाद भी। जैसे बैंक हमें आजकल क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से मार्जिन ही तो हो गया। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ, आपके खाते में चाहे 5,000 हो 6,000 हो, आपको मैं क्रेडिट कार्ड दे रहा हूं और 1 लाख का मार्जिन दे रहा हूं कि 1 लाख की शॉपिंग कर लो आराम से और फिर धीरे धीरे चुकाते रहना। ठीक है ना, तो 1 लाख क्या मिला मार्जिन, अकाउंट में एक्चुअली कितने हैं 5,000, 95,000 का मार्जिन दे रहा है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में MIS के ऑर्डर में वी गेट द मार्जिन, है ना, दैट इज मोर देन द एक्चुअल अमाउंट वी हैव इन द डीमैट अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया इसमें MIS।